In the tapestry of extraordinary lives, Bharti Ji Thakur emerges as a luminary whose journey is a testament to compassion, resilience, and unyielding commitment to community upliftment. In her mid-30s, Bharti Ji Thakur left the comforts of her home to venture into the often neglected landscapes of northeastern India. She played a pivotal role in establishing a school in Golghat, Assam. In 2005, Bharti Ji embarked on the Narmada Parikrama. This pilgrimage was not just a physical exploration, but a spiritual revelation that opened her eyes to the challenges faced by those dwelling along the river Narmada. She then quit her career and went to Nimar region of Madhya Pradesh, where she used to walk 16 kilometers daily to the village of Lepa to teach school dropouts and struggling students. The unprecedented commitment garnered overwhelming support and eventually led to the establishment of Nimar Abhyuday Rural Management and Development Association, Narmada, in 2010. By 2017, Narmada had grown to encompass 15 villages, with over 1,700 students attending daily classes. Bharti Ji's efforts have earned her numerous awards, which are a testament to her significant contributions to society. The story of Bharti Ji Thakur is not just her accomplishments, but of the transformative power that lies within the heart of an individual dedicated to making a difference. Ladies and gentlemen, let us welcome on the stage Bharti Ji Thakur. नमस्कार। सेवा ही जिसका मोटो है, ऐसे इस संस्था के पदाधिकारी डीजी आशा जी, श्री वेणुगोपाल जी, यहाँ उपस्थित सर्वमान्यवर रोटरियंस, बहुत अच्छा लगा यहाँ आज आके। काफ़ी दिन लोगों से मिलना भी हुआ। नासिक वैसे मेरी ही भूमि है, नासिक में ही पली बड़ी हूँ, तो नासिक में आना हमेशा अच्छा ही लगता है। आज यहाँ जो खड़ी हूँ आपके सामने कुछ बातें शेयर करने के लिए। 2005 12 अक्टूबर 2005 हम लोग नर्मदा परिक्रमा के लिए निकले। नर्मदा परिक्रमा आजकल बहुत सारे लोग करते हैं। 2005 में स्थिति थोड़ी अलग थी। खुद खाना बनाना पड़ता था, भिक्षा मांग के खाना बनाना पड़ता था। टफ टेरेन था और ऐसे में हम लोगों ने तीन सहेलियों ने कार्यक्रम ये शुरू किया। 2005 में हम लोगों ने परिक्रमा शुरू की। बहुत अच्छे अनुभव आ रहे थे। हमारा पहला ही दिन था कि जिस दिन हम लोग एक गरीब घर में झोपड़ी में ही रुके थे। और जब झोपड़ी में रुके थे तो वहाँ की जो महिला थी उसको हम लोगों को देख के खुशी नहीं हुई थी। मतलब उसके चेहरे से लग नहीं रहा था कि हमारे जाने से वो खुश है। थोड़ी देर बाद उनके जो हस्बैंड आए तो उनको बहुत खुशी हुई। बोले कि अरे अपने घर परिक्रमावासी आए तो उनके लिए क्या बना रहे हो। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि आज परिक्रमावासी मेरे घर में आए, लेकिन उनको खिलाने के लिए मेरे घर में कुछ भी नहीं है सिवाय एक कटोरी चावल के। लेकिन उसी एक कटोरी में वो हम लोगों को कुछ परोसने के लिए इच्छुक थी। उसको थोड़ा बहुत बेसन भी मिला और बेसन और वो एक कटोरी चावल उसने हम लोगों को परोसा। तब मुझे ऐसा लगा कि झोपड़ी में रहने वाली है, घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन जो है वो देने की इच्छा उसके मन में। ऐसे कई अनुभव लेते हुए हम लोग ओंकारेश्वर के पीछे कुछ गांव थे, उन गांवों में से जा रहे थे। घना जंगल था। उस घने जंगल में हम लोगों ने देखा कि सैकड़ों लोग हैं जो अपने अपने सैकड़ों लोग इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से बड़े बड़े पेड़ काट रहे हैं और सैकड़ों ट्रक्स उसको उठाकर ले जा रहे हैं। हम लोग हैरान हो गए, इतने पेड़ों को क्यों काट रहे हैं।
जब हमने देखा कि कोई वहाँ है उसको सुपरवाइज करने वाला, उसको जाके मैंने पूछा कि भाई आप लोग क्यों पेड़ क्यों काट रहे हो? उसने बड़े प्यार से जवाब दिया कि अगले साल हम लोग जहाँ खड़े हैं, नर्मदा ओंकारेश्वर डैम का पानी भरेगा तो ये पेड़ सब पानी में डूब जाएंगे। बहुत अलग अलग प्रकार के पेड़ वहाँ पे थे। तो ये पेड़ जब डूब जाएंगे तो उसकी वैल्यू तो कुछ नहीं रहेगी। तो इसलिए हम इसको काट रहे हैं, बेच रहेंगे, तो सरकार को उसका करोड़ों रुपए का फायदा होगा। एक क्षण मेरे मन में विचार आया कि पेड़ काटेंगे, पैसा मिलेगा, ये सब तो ठीक है, लेकिन नर्मदा घाटी की जो ये संस्कृति है, नर्मदा घाटी है, ये करोड़ों साल पुरानी है। हमारे क्षेत्र में आज भी डायनासोर के अंडे फॉसिल के रूप में मिलते हैं। तो इतनी करोड़ों साल पुरानी संस्कृति डैम के नाम से हम एक क्षण में ख़त्म करने वाले हैं। वहाँ की बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होने वाली है। जब इंसान विस्थापित होता है तो क्या होता है, उसको सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं, वो खुद अपने हक के लिए लड़ता है, कुछ संस्थाएं उसके साथ खड़ी होती है, लेकिन पेड़ पौधे तो बोल नहीं सकते, उनका क्या करेंगे हम लोग? ये एक विचार मन में आया और फिर मेरे मन ने ही मुझे उसका जवाब भी दिया कि हर एक काम सरकार पर सौंप कर कैसे चलेगा, कुछ तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। एक बीज वहाँ पे बोया गया कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, आगे चलते गए। ओंकारेश्वर में 1-2 रोज रुके थे, उस समय कुछ खाने में आया, क्या हुआ मालूम नहीं, लेकिन 2-3 दिन बाद गैस्ट्रो से बीमार हुई। इतनी खतरनाक बीमारी थी कि मुझे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। एक महाराज ने, मतलब सन्यासी ने, मुझे जड़ी बूटी की कुछ दवाई पिलाई। 3 दिन तक मेरे पेट में पानी का एक बूंद नहीं रुक रहा था, और जब उन्होंने मुझे दवाई दी, एक ही चम्मच, उसके बाद एकदम सही सलामत हो गई। उन्होंने 1 घंटे बाद मुझे टिक्कर, मतलब गेहूं के आटे की मोटी रोटी और उसके साथ कुछ दाल खिलाई। बहुत तीखी दाल थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। उनके कोई भक्त लोग आए थे मिलने के लिए, उन्होंने कहा कि मैं तो आज आपको आगे जाने नहीं दूंगा, आज आपको मेरे घर में रुकना पड़ेगा, जिस दिन मुझे लगेगा कि आप आगे के प्रवास के लिए ठीक हो गए, मैं आपको अनुमति दूंगा। ये प्यार बहुत दुर्मिल है कि आजकल के ज़माने में ऐसा कोई अपना सगा रिश्तेदार भी नहीं बोल सकता। हम लोग वहाँ रुक गए। उस भक्त के घर में किसान था, एकल परिवार था, बहुत सारे बच्चे थे, 4 भाई, उनकी चारों की पत्नियाँ, माँ, पिताजी, और हर एक के 2-2, 3-3 बच्चे भी मान लो, अड़ोस पड़ोस के भी बच्चे थे। थोड़ी जब ताकत आ गई शरीर में तो मैंने सोचा कि चलो इन बच्चों को कुछ सिखाते हैं। पहले तो गाने सिखाए, कुछ कहानियाँ बताई। फिर टीचर लोगों की एक जन्म से ही आदत होती है कि कोई भी मिला तो उसको कुछ पढ़ाओ। तो मैंने सोचा चलो इनको कुछ पढ़ाते हैं। तो मैं कहा उन बच्चों को कि भाई तुम्हारी कॉपियाँ और पेन लेके आ जाओ, मैं तुमको बिना याद किए, कंठस्थ किए, टेबल्स कैसे लिखते हैं, पहाड़े कैसे लिखते हैं, वो सिखाती हूँ। बच्चे एक दूसरे की ओर देखने लगे। जब हमारी जान पहचान हुई तो उन्होंने कहा कोई 8वीं में, 5वीं में, 7वीं में। लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि जाओ तुम्हारी कॉपी ले आओ, तो एक दूसरे की ओर देखने लगे और कहने लगे कि नहीं, हमको लिखना पढ़ना नहीं आता है। मैंने कहा अरे मैं बहुत आसान चीज़ सिखा रही हूँ, चिंता मत करो, तुम्हारी कॉपियाँ और पेंसिल ले आओ। तो बोले सच में हमको लिखना पढ़ना नहीं आता है। मैंने कहा झूठ क्यों बोलते हो, तुम तो 8वीं में हो, कोई 5वीं में, 7वीं में। तो बोले कसम से हमको लिखना पढ़ना नहीं आता है। मैंने कहा स्कूल में जाते हो? बोले हाँ जाते हैं, हमारा नाम स्कूल में। हाँ जाते हैं नहीं बोला, हमारा नाम स्कूल में है। हमारा ये संवाद उनके माँ बाप सुन रहे थे। तो उन्होंने कहा कि माताराम सच में इनको लिखना पढ़ना नहीं आता है, इनका नाम स्कूल में है, रजिस्टर है उनका, लेकिन ये स्कूल में बहुत कम जाते हैं। मैंने गुस्सा आया मुझे। मैंने कहा क्यों भाई, स्कूल में क्यों नहीं जाते हो? जवाब माँ बाप ने ही दिया। माँ बाप ने कहा कि हमारे यहाँ
एकल परिवार है, ज़मीन बहुत कम है। नर्मदा माई की कृपा से पानी की कमी नहीं है, ज़मीन भी उपजाऊ है। तो हम साल में 3 फसल लेते हैं, 3 टाइप के क्रॉप्स लेते हैं। गेहूँ है, कपास है, फिर चना है, तुअर है। तो 3 बार फसल लेने के कारण बोनी करने के लिए, मतलब सीड बोनी करने के लिए या उसको काटने के लिए, जब घास बढ़ता है उसको निकालने के लिए हम लोग मजदूर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे बच्चे हमारी मदद करते हैं। मेरा दिमाग सच में सुनकर खराब हो गया कि क्या हो रहा है, ये तो बाल मजदूरी है। तो मैंने बार बार उनको समझाने की कोशिश की कि ये गलत है। गलत इसलिए है कि इनको लिखना पढ़ना तो आना ही चाहिए। जिस क्षेत्र से मैं जा रही थी वो डूब क्षेत्र में आने वाले गांव थे सारे। महेश्वर हाइडल पावर प्रोजेक्ट के 22 गांव जो डूब क्षेत्र में आने वाले थे, उसके ये गांव थे। मैंने कहा कुछ दिन बाद तुम्हारी खेती भी पानी में जाएगी, घर पानी में जाएगा, भले तुमको उसका पैसा मिलेगा, लेकिन पैसा कितना दिन बच रहेगा। फिर समझाने की कोशिश की कि भाई ये बच्चे जब बड़े होंगे, किसी फिनेंशियल या लीगल डॉक्यूमेंट पे अगर इनको सिग्नेचर करनी है, तो मैं सिग्नेचर किस पे कर रहा हूँ वो तो पता चले। तो मेरा ये गुस्सा जो था या अस्वस्थता थी, जो चेहरे पे भी दिख रही थी, मेरी बातों में भी दिख रही थी, उनके दादाजी सुन रहे थे। तो उनके दादाजी ने मुझे जवाब दिया कि माताराम, जो परिक्रमा करने वाली महिलाएं होती है उनको माताराम बोलते हैं। माताराम, लिखना पढ़ना आ गया, अंग्रेजी बोलते आ गया, गणित बड़े बड़े प्रश्न उसके हल करते आए, तो ही पढ़ाई होती है क्या? बोले हमारे गांव के कुछ बच्चे पढ़ने के लिए शहर में गए, रिश्तेदारों के यहाँ रहे, कोई हॉस्टल में रहे, कोई 10वीं 12वीं BA BCom करके वापस आए हैं, और आज इन बच्चों को खेती में काम करना अच्छा नहीं लगता है। बोलते हैं हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। ये बच्चे बोलते हैं हम लोग गाय बकरी चराने के लिए नहीं ले जाएंगे, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम ये काम थोड़ी करेंगे। ये बच्चे केवल घर में बैठते हैं या किसी दुकान के ओटले पे जाके बातें करते हैं और टीवी देखते हैं। सौभाग्यवश उस समय मोबाइल का इतना प्रचलन नहीं था। तो बोले ऐसी पढ़ाई क्या काम की? ये शब्द जो वाक्य है उनका आज भी मुझे याद है। उन्होंने कहा ऐसी पढ़ाई क्या काम की जो आपको अपनी ज़मीन के से जड़ से उखाड़ दे, क्योंकि ये यहाँ रहना नहीं चाहते। ये बच्चे सारे ही पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर इंजीनियर बने, कोई कंप्यूटर सीखे, कोई और कहीं बैंक में और सरकारी दफ्तर में काम करने लगे, तो खेती कौन करेगा? आप शहर में रहने वाले लोगों को अनाज कहाँ से मिलेगा? क्या ये जीवन शिक्षा नहीं है? क्या शिक्षा केवल किताबों में ही है? ये जो भी कुछ कर रहे ये भी तो शिक्षा है, और ये तो जीवन शिक्षा है, सबसे ज़रूरी है। ये खेत का काम नहीं सीखेंगे तो अनाज नहीं मिलेगा, सब्जियां नहीं मिलेंगी, ये गाय बकरियों को नहीं संभालेंगे तो आप लोगों को शहर में दूध कहाँ से मिलेगा? मुझे ऐसा लगा कि बात तो सही है, लेकिन फिर भी मन नहीं माना। हमारे बचपन में इसमें चांदोबा नाम की एक किताब आती थी, मैगजीन, उसमें वेताल की एक कहानी आती थी, विक्रम वेताल की कहानी। तो कहानी का अंत ऐसा होता था कि जो विक्रम है वो अपना वेताल है, मौन छोड़ता नहीं है, छोड़ देता है, और फिर लटक के पेड़ पे जाता है। तो वैसे एक भूत मेरे गर्दन पे सवार था। वो भूत ऐसा था कि पढ़ना लिखना तो आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट, फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, बैंक का कर्जा, ये सब पर जहाँ भी दस्तखत करनी है इनको मालूम होना चाहिए मैं कहाँ साइन कर रहा हूँ। तो मैंने भी मेरी जिद छोड़ी नहीं। मैंने कहा नहीं दादाजी, आपका कहना भी सही है, लेकिन मेरा भी कहना गलत नहीं है। इनको लिखना पढ़ना आना चाहिए, इनको स्कूल में जाना चाहिए।
फिर बात कुछ अलग निकल गई, विषय वहाँ समाप्त हो गया उनकी ओर से, लेकिन मेरे मन में विषय समाप्त नहीं हुआ, शुरू हुआ। विषय ऐसा था कि मैं तो सरकारी नौकरी कर रही हूँ, मेरी नौकरी इतनी हो चुकी है कि अगर मैं नौकरी छोड़ भी दूँ तो सरकार मुझे पेंशन देगी, मुझे मेरी पेट की चिंता नहीं रहेगी। तो केवल मेरे अकेले के पेट के लिए मैं नासिक में अकेले घर में क्यों रहूं? चलो वापस आते हैं। परिक्रमा पूरी हुई, राह में और भी जो आधी परिक्रमा बची थी, तो मैं हर गांव में हर बच्चे को पूछती थी जो मिलते थे कि भाई तू कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है? कोई बोलता था 5वीं 7वीं। फिर मेरा सवाल होता था तुमको पढ़ना लिखना आता है क्या? तो 80% बच्चों ने कहा कि हमको पढ़ना लिखना नहीं आता है। आज भी नर्मदा किनारे सह्याद्री और सतपुड़ा और विंध्य के दुर्गम इलाकों में ऐसी जगह है कि वहाँ 4 व्हीलर क्या 2 व्हीलर भी नहीं जाती, लेकिन आबादी तो वहाँ है। सरकारी स्कूल की बिल्डिंग तो बनी है, लेकिन टीचर वहाँ पहुँचते नहीं। ये सब देखती गई और नर्मदा परिक्रमा मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट बनी। आज कभी कभी मैं जो सोचती हूँ कि नासिक से मैं एक सूटकेस लेकर निकली थी। सूटकेस में केवल है मेरे पास, सूटकेस में केवल 2 कपड़े थे, 1-2 छोटे से बर्तन थे, 1-2 किताबें थी, और सूटकेस लेके मैं मंडलेश्वर पहुंच गई। मंडलेश्वर से लेपा 8 किलोमीटर का पैदल प्रवास है। हमारे यहाँ आज भी आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा कि आज मैं वहाँ जाके 14 साल हो चुके हैं। पहले भी 14 साल पहले भी हमारे गांव में ऑटो रिक्शा या बस नहीं आती थी, आज भी नहीं आती। तो मंडलेश्वर से लेपा इस गांव का जो प्रवास था वो 8 किलोमीटर एक साइड से था। सुबह 6 बजे निकलती थी, 7:30 पौने 8 बजे पहुंचती थी। सबसे पहले तो लेपा गांव का सर्वे किया और बच्चों को बोला कि आप लोग पढ़ना चाहोगे? आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है, कौन सा अच्छा नहीं लगता है? तो जवाब मिला कि कोई भी अच्छा नहीं लगता है, कोई भी बुरा भी नहीं लगता है, क्योंकि न्यूट्रल है, हमको कुछ भी नहीं आता है। तो मैंने कहा चलो फिर हम खेल खेल में पढ़ाई करेंगे, मैं आपको डांटूंगी नहीं, आपको कोई होमवर्क नहीं होगा, आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी, खेल खेल में हम पढ़ाई करेंगे। बात तय हो गई। पहले दिन केवल 14 बच्चे थे। वर्मा समाज की एक धर्मशाला थी, गांव के सरपंच ने फ्री में मुझे उसका उपयोग करने के लिए दी, तो मैं उनको पढ़ाने लगी। फर्स्ट डे 14 बच्चे, दूसरे दिन कुछ बच्चे ज़्यादा बढ़े, तीसरे दिन और बढ़ते गए। 1.5 महीने बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ बच्चे रेगुलरली एब्सेंट रहते हैं 2 दिन 3 दिन बाद, तो उनके नाम क्या है एक बार मैं रजिस्टर तो बना दूं। जिस दिन मैंने रजिस्टर बनाया उस दिन पता चला कि मेरे पास उस दिन कक्षा में 132 बच्चे थे। 14 से स्टार्ट हुए, 1.5 महीने के अंदर 132 बच्चे आए। ये बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे थे, लेकिन मेरे पास आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? अगर शिक्षा आनंददायी हो तो बच्चों को पढ़ना अच्छा लगता है, उनके मन में पढ़ाई का डर नहीं रहता है। मैं बोलती थी अरे मैं भी पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थी, चिंता मत करो। कई बार मुझे रेड लाइन भी मिलती थी। ये सुनकर बच्चे बड़े खुश हो जाते थे कि अरे अपने जैसा कोई तो है। हालांकि स्थिति ऐसी नहीं थी, लेकिन मैं उनको बोलती थी कि नहीं तुम डरो मत, 1 विषय में 2 विषय में कोई फेल हो जाता है, बहुत बड़ी बात नहीं है, हम पढ़ाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बात चालू हो गई। और एक दिन मैं वहाँ से जब आ रही थी तो टोटल मेरा रोज का चलना होता था 16 किलोमीटर नर्मदा की तपती रेत में। सुबह 6 बजे जाती थी, 7:30 पौने 8 बजे पहुँचती थी। दोपहर के 12 बजे की धूप में फिर से वापस आना, क्योंकि रेत का रास्ता था, खदानें थी, रास्ता कठिन था, निर्जन था। अगर 2 व्हीलर खराब भी हो तो रिपेयर करने वाला भी कोई नहीं, और रेत में 2 व्हीलर चलती भी नहीं, तो 2 व्हीलर का भी सवाल ही नहीं था।
तो ऐसे काम शुरू हो गया। और एक दिन मुझे वहाँ के एक सिविल इंजीनियर थे डैम कंपनी के, तो मराठी थे, खोचे का रिटायर्ड सिविल इंजीनियर थे इरिगेशन डिपार्टमेंट के। उन्होंने कहा तुम पैदल मत जाया करो, मैं तेरी गाड़ी की व्यवस्था करता हूँ। फिर एक किराए की गाड़ी उन्होंने मेरे लिए रखी और उस गाड़ी से मैं जाने लगी, फिर वापस आने लगी। एक दिन जब मैं वहाँ पहुँची तो देखा कि एक कोई ऐसा शहर का आदमी उस गांव में एक चाय की दुकान पे बैठा है। देखा तो सही मैंने, लेकिन मैंने उसको कुछ पूछा आज नहीं, चलने लगी। तो मेरा इंतज़ार करते हुए कुछ बच्चे वहाँ खड़े थे। यूनिफॉर्म नहीं है, पूरी ड्रेस भी नहीं है, अगर किसी ने बनियान पहनी है तो बनियान में ही है, पैर में चप्पल नहीं है, स्कूल की बैग नहीं है। मुझे देखते ही दीदी आ गई, दीदी आ गई करके कूदने लगे, मेरे साथ बातें करते करते निकले। उस आदमी ने चाय वाले को पूछा कि ये महिला कौन है, इन बच्चों के साथ क्या करती है। तो बोले पता नहीं क्या है, लेकिन वो कई दिनों से कुछ कर रही है यहाँ काम, यहाँ पास में ही वो धर्मशाला है, आप जाके देख के आइए। तो वो देखने आया। उस समय दृश्य बड़ा अजीब था। मैं बाकी बच्चों की राह देख रही थी और वो जो धर्मशाला थी ऊपर चादर थी, जीआई शीट्स लगे हुए थे और उसके सपोर्ट के लिए कुछ पाइप से। तो कुछ बच्चे उस पाइप पे, दीदी हम खेले क्या, मैंने कहा खेलो, बाकी बच्चे आ रहे हैं। उस पाइप पे लटके हुए थे उल्टे, मंकी क्रॉलिंग जिसको कहते हैं हम लोग। उतने में वो आदमी आ गया और उन्होंने कहा कि मैंने तो सुना है कि ये यहाँ पढ़ाई चलती है। मैंने कहा बिल्कुल सही चल। तो बोले फिर ये बच्चे क्या कर रहे हैं? मैंने कहा वो भी एक पढ़ाई है, एक्सरसाइज है नीचे। उतने में नया आदमी देख के बच्चे वहीं से कूद के नीचे आ गए। थोड़ी देर बाद बाकी भी बच्चे आए। तो जब उनको पता चला कि ये सारे बच्चे जो है ये बाल मजदूरी करने वाले बच्चे, भले दूसरों के खेत में हो या खुद के खेत में हो, तो उसको बड़ा आश्चर्य लगा। उन्होंने कहा कि इनकी मैं एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री निकालूं, क्या वीडियो शूटिंग करूं? तो मैंने कहा हाँ करो, लेकिन आज नहीं कल करो, थोड़े कपड़े वपड़े पहन के आए ढंग के। तो बोले ठीक है। वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर था, बड़ा कैमरा था उसके पास। तो जब वो चला गया तो मैंने बच्चों को बोला देखो कल तुम्हारी शूटिंग है तो ज़रा ढंग के कपड़े पहन के आना। तो बोले दीदी शूटिंग क्या होती है? अब मेरी हिंदी नासिक की हिंदी, तो शूटिंग के लिए मुझे हिंदी में कोई प्रतिशब्द याद नहीं आया। मैंने कहा कि अरे वो शाहरुख खान आमिर खान जैसे टीवी पे देखते हैं ना, वैसे तुम लोग भी दिखोगे। मैंने उनको इस तरह से बताया। तो दूसरे दिन जब मैं आई, थोड़ा लेट हुआ मुझे पहुंचने में, तो मैंने देखा बहुत भीड़ जमी हुई है, पुलिस भी है और गांव के कुछ लोग, विशेषकर सरपंच, ये गुस्से से मेरे पास दौड़ते हुए आया। बोले ये क्या है, आपका मोबाइल नंबर भी हमारे पास नहीं है और सलमान खान आमिर खान आने वाले, आपने बताया क्यों नहीं हमको? मैंने कहा भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया, मैंने कहा कि वैसे तुम टीवी पे दिखोगे। बात जो भी हो, उन्होंने सबने वो शूटिंग देखी, बच्चों ने पढ़ के दिखाया, गाना सुनाया, कुछ नाटक करके दिखाया। शूटिंग खत्म, वो चला गया। लेकिन शूटिंग देखने के लिए, क्योंकि आसपास के गांव में बात फैली थी आमिर खान सलमान खान आ रहे, तो बहुत सारी भीड़ वहाँ इकट्ठा हुई थी। वो जब आए तो उन्होंने कहा लोगों ने कि दीदी क्या हमारे गांव में भी आप ऐसा बच्चों को पढ़ाएंगे? हमारे गांव में भी मास्टर आते नहीं है, बच्चों को कुछ नहीं आता है। मैंने कहा सिखाऊंगी, लेकिन मुझे एक जगह लगेगी, कुछ एक सपोर्ट लगेगा कि कोई एक महिला या पुरुष, कोई लड़का मेरे साथ पढ़ाने में मदद करेगा, क्योंकि कभी मुझे आने में देरी भी हो जाती है। तो बोले वो सब व्यवस्था हम कर देंगे। ऐसे उन्होंने प्रॉमिस किया। फिर एक गांव से 5 गांव, 5 से 8, 8 से 11 और 2017 तक 15 गांव में 1700 से भी अधिक बच्चों तक ये काम बढ़ चुका था। उसके बीच एक और घटना हुई 2012 में। हमारे गांव में एक नागा साधु रहते थे,
उनको लोग तलवार बाबा बोलते थे। तलवार बाबा इसलिए कि उनके कमर में हमेशा एक तलवार लटकी रहती थी, म्यान की हुई, और रक्षा भस्म हमें पूरे शरीर पे लगाते थे, जटाएं थी, आंखों में सुरमा डालते हैं, और देखने से एकदम डर लगे ऐसा व्यक्तित्व। तो मैं एक दूसरे गांव में पढ़ा रही थी, तो हमारे लेपा गांव के टीचर का मुझे फ़ोन आया, क्योंकि 17 गांव तक मैं अकेली तो नहीं जा सकती थी। फिर टीचर्स को अपॉइंट किया, तो उनको मैंने कहा, वो हमारे लेपा में पहुँचे और उन्होंने हमारे टीचर को पूछा कि तुम्हारी दीदी कहाँ है, बुलाओ उसको। टीचर डर गई, क्योंकि वो है ही ऐसे डरावने। उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया, मैंने कहा अरे बाबा को पूछ लो क्या काम है, मैं दोपहर में उनको मिलती हूँ, अभी तो मैं पढ़ा रही हूँ। तो बोले नहीं नहीं दीदी आप जल्दी आ जाइए, मुझे डर लग रहा है। तो मैं सब पढ़ाना छोड़ के वापस, मेरे साथ दिग्विजय भी था, हमारे और भी कुछ कोऑर्डिनेटर्स थे, हम लोग वापस लेपा में आए। बाबा बाहर बैठे थे। अब ये सन्यासी लोगों की, मेरी नहीं, बाकी सन्यासी लोगों की कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी होती है। मैंने वहाँ जाकर उनकर प्रणाम किया और उनको कहा आदेश बाबा। क्यों बुलाया, क्यों याद किया? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, एकदम मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। उनकी थैली से, एक झोले से कुछ डॉक्यूमेंट्स और चाबियां मेरे हाथ में निकाल के रख दी। पहले तो डॉक्यूमेंट्स निकाले और कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं और ये मेरे यहाँ के आश्रम के, लेपा पुनर्वास के आश्रम के कागज़ है, और बेटा 3 साल से मैं तुम्हारी मेहनत देख रहा हूँ, और 3 साल में मैं बच्चों में परिवर्तन देख रहा हूँ। जो बच्चे गाली देते थे, मस्ती कर झगड़े करते थे, वो बच्चे सुबह होते ही नहा धो के तुम्हारे क्लास में आके बैठ जाते। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो जगह मुझे मिली है सरकार की ओर से पुनर्वास में, क्योंकि डूब क्षेत्र में आने वाला ये गांव है, तो मुझे सरकार से जो पैसे मिले थे उसमें मैंने एक आश्रम बनाया और एक प्लॉट है। तो इस प्लॉट पर ये प्लॉट के कागज़ है, और आज से ये आश्रम मैं तुम्हारे काम के लिए दान देना चाहता हूँ। अनजान व्यक्ति है, कभी मैंने उनसे बात भी नहीं की थी, और वो आदमी मुझे 5400 स्क्वायर फीट का आश्रम दे रहा है। मैं हैरान हो गई, ले तो भी डर है, ना ले तो भी डर है कि ये कहीं और गुस्सा नहीं हो जाए। मैंने कागज़ मेरे हाथ में रखे, फिर मुझे बोले कि चल मैं तुमको जगह दिखाता हूँ। पास में ही उनका वो आश्रम था। रहने के लिए तो गए नहीं थे, नर्मदा किनारे रहते थे, और ये आश्रम नर्मदा किनारे नहीं है। मैं वहाँ पहुँच गई, हम मेरे साथ फिर सारे बच्चे भी आ गए, टीचर भी आ गए, हमारे कार्यकर्ता भी आ गए। वहाँ जब गेट उन्होंने खोला तो अंदर घास उगी हुई थी, वहाँ उसमें से रास्ता निकालते हुए हम लोग अंदर गए, पूरा ये आश्रम दिखाया, हम लोग फिर बाहर आए। जब आश्रम को दोबारा उन्होंने ताला लगाया और उसकी चाबी मेरे हाथ में रखी, तो कहने लगे कि बेटा देख, अगर तुम शादीशुदा हो तो मेरी माँ हो, अगर कुंवारी हो तो तुम मेरी बेटी हो, कभी भी मुझे याद करना, मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो मैंने कहा बाबा फिर तो मैं आपकी बेटी हूँ, और चाबियाँ मेरे हाथ में देके वो चले गए। मुझे फिर भी डर था कि पता नहीं किस मूड में देके गए, वापस मांग लेंगे। लेकिन 1 महीने तक वो मेरे पीछे पड़े रहे कि इसका डॉक्यूमेंटेशन करना है, अपने को कोर्ट जाना है। फाइनली 1 महीने बाद जब डॉक्यूमेंटेशन करने गए तो उन्होंने मुझे नाम पूछा, जो टाइपिंग कर रहा था। तो मैंने बाबा को कहा बाबा आप देखिए कि जिसका नाम मालूम नहीं है, जिसका पता मालूम नहीं है, उसको आप एक आश्रम और ज़मीन दान में दे रहे हो। तो उन्होंने हंस के बोला नहीं बेटा, मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास तुम सार्थ करोगे। और उस दिन संस्था के नाम से ये डॉक्यूमेंट्स पूरे हुए, हम लोग निकल आए। उसके बाद बाबा वहाँ बहुत कम रहते, घूमते रहते, कभी गुजरात में, कभी और किसी तीर्थ क्षेत्र में है, तो ऐसा उनका प्रवास चलता रहा। उसके पहले की और एक घटना, 16 अगस्त 2010, उस समय मेरे पास एक वो गाड़ी जो किराए से रखी थी, वो गाड़ी थी।
मैं लेपा में पढ़ाकर बाहर निकली तो एक आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता मेरे पीछे दौड़ती हुई आई और उसने कहा कि दीदी, एक आदिवासी महिला का 5 दिन का बच्चा बहुत सीरियस है, उसको लेकर अस्पताल जाना है, आपकी गाड़ी में ले जाएंगे क्या? मैंने कहा हाँ ले जाऊंगी। कहाँ है वो? तो बोले वो सरकारी स्कूल के पास खड़ी है। मैं वहाँ गई 16 अगस्त, एक दिन पहले वहाँ 15 अगस्त को ध्वजारोहण हुआ था। मैंने उस महिला को देखा तो वो एक दिन पहले जहाँ फ्लैग होस्टिंग हुआ था उसी ध्वज स्तंभ के पास अपने बच्चे को लेके खड़ी थी, फटा पुराना कपड़ा लपेट के बच्चे को गोदी में लेके मेरा इंतज़ार कर रही थी। अब मेरी जो गाड़ी थी वो मारुति ओमनी थी। मुझे पता था कि उसको बच्चे को लेके अंदर चढ़ना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं पहले अंदर गई गाड़ी में और उस महिला को कहा कि बेटा अब बेटे को मुझे दे दो और तुम चढ़ो। जब उसने बच्चे को मेरे हाथ में रखा तो आज भी उसको याद करते हुए ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि वो लकड़ी जैसे कड़क हो चुका था। उसके चेहरे का कपड़ा मैंने हटाया तो उसकी आंखें बंद थी, सांस रुकी हुई थी और पीला पड़ा हुआ था। मरा हुआ था ये तो मुझे पता था, लेकिन फिर भी मन नहीं माना। हो सकता है कुछ सांसें बची हो, जो भी कुछ कहना है डॉक्टर कहे। इसलिए मैं उसको लेकर अस्पताल गई। डॉक्टर ने कहा कि ये सुबह 4 बजे मर चुका है। मैं हताश होकर उसको वापस ले आई और ये 2010 की घटना है। बाबा की घटना बताई मैं 2012 की थी, तब हमारी संस्था हो चुकी थी। तो मैंने उस बच्चे को उसके हवाले किया, रो रही थी बेचारी, और हम लोग वापस आ गए, ड्राइवर और मैं। रास्ते में जो सिविल इंजीनियर जिन्होंने मुझे वो गाड़ी दी थी, मैं उन्हीं के घर पर उतरी और वहाँ जाके बहुत रोई। मैंने कहा आज तक मैंने ऐसा कोई मरा हुआ बच्चा मेरे हाथ में नहीं पकड़ा था। और इस गांव में हमारे आज़ादी को इतने साल हुए, आज भी यही स्थिति है कि गांव में मेडिकल सुविधाएं नहीं है। महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए तो दूर की बात। तो हम क्या करें? तो सबकी राय ये थी कि हम लोग एक संस्था का गठन करते हैं। मेरी खुद की इच्छा बिल्कुल नहीं थी कि संस्था का गठन करना, फिर उसका एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, इसमें उलझे रहेंगे। इच्छा तो नहीं थी, लेकिन बच्चों के लिए, गांव के लिए कुछ करना था। इसलिए हाँ ना करते करते निमाड़ अभ्युदय इस हमारी संस्था का गठन हुआ 24 अगस्त 2010 में। 16 अगस्त की यह घटना और 8 दिन में संस्था का गठन हुआ। धीरे धीरे काम बढ़ता ही जा रहा था। बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसे हुआ कि जो आश्रम मिला था, तो मुझे लगा कि मुझे उस आश्रम में जाके रहना चाहिए, क्योंकि मंडलेश्वर से यहाँ आने जाने में मेरा खर्चा ज़्यादा होता है, समय भी बहुत ज़्यादा लगता है। वो जो आश्रम था उसके आसपास कोई बसाहट नहीं थी, कोई घर नहीं थे। तो फिर भी मैंने हिम्मत की, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि अकेले मत रहो, शराबी लोग होते हैं गांव में। तो मैंने 2-3 बच्चों को पूछा कि मैं तुम्हारी पढ़ाई लूँगी, तुम मेरे साथ रहोगे क्या? 6ठी में बच्चे थे। उनके माँ बाप से भी पूछा तो उन्होंने कहा हाँ दीदी रखो, कोई समस्या नहीं है। हम लोग साथ में भोजन बनाते थे, साथ में खाना खाते थे। ऐसे करते करते ज़िंदगी शुरू हुई। तो उस समय 2012 में जो 3 बच्चे थे, उनसे हमारा छात्रावास जो शुरू हुआ, आज की तारीख में वनवासी अंचल के जो दुर्गम, अति दुर्गम, जहाँ 4 पहिए की गाड़ी या 2 व्हीलर भी नहीं जाती, ऐसे दुर्गम इलाके से 150 से अधिक बच्चे हमारे छात्रावास में पढ़ रहे। फिर जब मैं वहाँ गई तब पता चला इनको अगर मैं बुलाऊं तो पहले ही ये बाल मजदूर है, कमाने वाले हाथ हैं, इनके माँ बाप तो मेरे पास भेजने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो क्या करें? तो तय ये हुआ कि उनको फ्री में पढ़ाएंगे। शुरुआत में 3 बच्चे थे, बढ़ते बढ़ते अभी तो 150 तक आ गए। लेकिन जो बच्चे पहली बैच में मेरे पास आए, तो उन बच्चों को मैंने 9वीं के आगे पढ़ाना चाहा। 9वीं के आगे जब हम लोग उनको पढ़ाना चाह रहे थे तो पता चला कि 9वीं पास नहीं हो सकते, क्योंकि
बेसिक नॉलेज ही नहीं है उनको, 7वीं 8वीं तक का नॉलेज नहीं तो 10वीं कहाँ से पास होंगे। फिर इन 5 बच्चों को मैंने महाराष्ट्र में विज्ञान आश्रम नाम की एक संस्था है, राजगुरु नगर के पास पाबल नाम की जगह। पाबल विशेष प्रसिद्ध है अपनी मस्तानी की समाधि के लिए। तो वहाँ पे एक विज्ञान आश्रम है जहाँ 8वीं पास नापास बच्चों को ही पढ़ाया जाता है और उन्हें वोकेशनल स्किल्स दिए जाते हैं। उसको डिप्लोमा इन बेसिक रूरल टेक्नोलॉजी ऐसा कहा जाता है उस डिप्लोमा को। तो ये 5 बच्चों को मैंने वहाँ भेजा। जब वे बच्चे वहाँ डिप्लोमा कर चुके थे, उनको बड़े बड़े संस्थाओं में नौकरी के ऑफर्स आए। भले ही तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन कैंपस इंटरव्यूज़ वहाँ भी होते थे। तो उन्होंने मना कर दिया। वहाँ के डायरेक्टर ने मुझे फ़ोन लगाया, बोले इनको टाटा मोटर्स में नौकरी मिल रही है, प्राज फाउंडेशन में नौकरी मिल रही है, और आप ये बच्चे बोल रहे कि नहीं हम तो गांव में वापस जाएंगे। तो मैंने कहा कि उनको पूछो क्यों वापस जाना चाहते हो, मैं भी चाहूँगी कि वो अच्छे कमाए। तो बच्चों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। आज वो जवाब सुनती हूँ, याद करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी अवार्ड से बहुत बड़ा जवाब दिया उन्होंने। उन्होंने कहा बच्चों ने कि दीदी हमारे लिए शहर छोड़ के गाँव में आ रही है, तो हम गाँव छोड़ के शहर में नहीं जाएंगे। ये मेरे लिए सच में किसी अवार्ड से कम बात नहीं थी। बच्चे जब वापस आए, मैंने कहा अब तुम क्या करोगे? तो बोले हमने जो सीखा है हम गांव के बच्चों को सिखाएंगे। और वहाँ से हमारे वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग सेंटर की यात्रा शुरू हुई। तो ये जो वोकेशनल स्किल्स की यात्रा शुरू हुई, तो उस समय उन्होंने प्लम्बिंग शुरू किया। पहले तो हमारे यहीं पे जो ज़रूरत पड़ती थी वहाँ के छोटे मोटे काम करते थे, उनको हमने सारे टूल्स ला के दिए, वेल्डिंग के टूल्स दिए, फैब्रिकेशन इसके कारपेंट्री के दिए, इलेक्ट्रिकल वायरिंग के दिए, ऐसा सब कुछ उनको ला के दिया। और धीरे धीरे उनका ये काम बढ़ता गया। आज मुझे यहाँ बताते हुए बेहद खुशी है कि हमारा ये जो स्कूल है ये भारत का पहला ऐसा स्कूल है कि जहाँ का पूरा फर्नीचर, फिर ऐसा पोडियम हो या स्कूल के बेंच डेस्क हो, हमारा डाइनिंग टेबल हो या हमारे छोटे सेंटर टेबल्स हो, ये सारा फर्नीचर हमारे यहाँ हमारे बच्चे बनाते हैं। ये भारत का पहला स्कूल है। कोरोना काल में बहुत मुसीबतें तो थी, सबको ही थी, लेकिन कोरोना काल में मेरी कुछ बचत भी हो रही थी कि बच्चे, केवल बड़े बच्चे ही थे जो घर जा नहीं पाए थे, हमारे कुछ कार्यकर्ता थे। तो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, मैंने कहा चलने दो। तो इस मेरे सफ़र में जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सूर्या कौशल विकास केंद्र मेरे साथ खड़े रहे और हमारी बिल्डिंग्स बनती गई। तो ये बिल्डिंग का काम जब चल रहा था तब 23 टॉयलेट बाथरूम का काम करना था, प्लम्बिंग करना था। कोरोना के कारण मजदूर नहीं आ रहे थे। बच्चे बोले कि दीदी मजदूरों का कोई काम ही नहीं है, हम ही कर लेंगे। और 23 वॉशरूम्स का प्लम्बिंग हमारे 10वीं के बच्चों ने किया है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। अब टाइल्स लगाना है, पैसे कम पड़ रहे थे, तो हमारे यहाँ एक जो टाइल्स वाला है उसने कहा दीदी आप चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारी टाइल्स पड़ी है, मैं आपको टाइल्स देता हूँ। तो टाइल्स लगाने का काम भी हमारे बच्चों ने किया। भट्टियाण में हमारी एक और स्कूल है 5वीं तक, वहाँ 4 टॉयलेट बाथरूम का निर्माण बच्चों ने किया। तो जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो, इलेक्ट्रिकल वर्क हो, पंखे लगाने हो, कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो, हर किसी मामले में अभी हमको दूसरों की ओर देखना नहीं पड़ता है, हमारे बच्चे ये सब कुछ कर लेते हैं। तो ये सब करते करते एक घटना और हुई बीच में कि जिन तलवार बाबा ने मुझे उनका आश्रम दान में दिया था, एक दिन अचानक उनका फ़ोन आया कि मेरा जो मोबाइल ये है, मेरी गौशाला है, ये आज से तुम संभालो। उनकी गौशाला की चाबी लेके आदमी आया था। मैंने वो चाबी वापस की। मैंने कहा कि भाई मैंने आज तक बिल्ली नहीं पाली है, गाय कहाँ से पालूँ?
तो वापस गया, 4 दिन लगातार आते रहा। फिर मैंने कहा कि बाबा मानते क्यों नहीं है? तब जाके उसने कहा कि दीदी बाबा के पैर में फ्रैक्चर हो गया है, वो चल नहीं पाएंगे। तो फिर जाके हम लोगों ने उसकी देखभाल करना शुरू की। और बाबा ने फिर बताया कि मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ, उसको तुमको ही संभालना है। तो उस गौशाला में उस समय केवल 6 गाय माताएं थी। आज की तारीख में वहाँ 35 गाय माताएं हैं। उस समय बाबा का गुस्सा आया था, लेकिन आज लगता है कि वो उनकी दूरदृष्टि थी, विजन थी उनकी। क्योंकि आज इतने सारे बच्चों को जो दूध लगता है, वो दूध की आपूर्ति इसी गौशाला से हो जाती। ऐसी कई घटना है। एक बार एक छोटी घटना बता दी हूँ। एक बार मुझे इंदौर जाना था और पहली बार हमारे यहाँ गाय गाभण हुई थी। मेरी ज़िंदगी का ये पहला अनुभव था। उसकी तारीख नज़दीक आ रही थी कि अभी 2-4 दिन में उसकी डिलीवरी हो जाएगी। तो मैं मेरे कार्यकर्ताओं के बोलती थी कि अरे उसकी गाय की डिलीवरी हो जाएगी ना, तो हम लोग आगे फिर इंदौर जाएंगे। 2-4 बार उसने एक छोटे बच्चे ने सुना, 10-12 साल का था। उसने आके मेरे पास आया और पूछा, दीदी आपसे एक बात पूछूं? मैंने कहा पूछो, क्या? तो बोले दीदी गाय गाभण है, वो अभी 2-4 दिन में जनेगी, लेकिन अगर आप इंदौर जाते हो तो क्या होगा? अगर आप यहाँ रहते तो आप क्या करने वाली है? तो आप जाओ ना, हम लोग देख लेंगे। और आश्चर्य ये कि जब उस गाय की डिलीवरी हुई तब वही बच्चा गौशाला में था और उसी ने पूरा वो संभाला। उसकी जो हम मराठी में नाल बोलते हैं ना, नाल काटने तक का काम भी उसी बच्चे ने किया। तो जो एक वेटरनरी डॉक्टर कर सकता है वो काम 10-12 साल का लड़का करता है। तो मुझे ऐसा लगा कि हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। रूरल एरिया में जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और शहरों में जो इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई में और इनकी पढ़ाई में कुछ बदलाव लाना ज़रूरी है। तो कैसा लाएंगे? जिस बच्चे ने अपना जिला भी नहीं देखा है, अपने ज़िले से कभी बाहर गया नहीं है, उस बच्चे को हम फ्रेंच रेवोल्यूशन सिखा रहे हैं, उस बच्चे को हम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सिखा रहे हैं, तो ये तो कुछ गलत हो रहा है। वो भविष्य में अपने आप इंटरेस्ट आया तो पढ़े, लेकिन आज तो उसको उसकी जो ज़रूरत है वो सिखानी चाहिए। और इसलिए हम लोगों ने बढ़ावा देना शुरू किया हमारे वोकेशनल स्किल सेंटर को। आज की तारीख में निमाड़ क्षेत्र का सबसे बड़ा वोकेशनल स्किल सेंटर हमारा है। 3 मिनट और लूँगी। और उस वोकेशनल स्किल्स में आज केवल 10वीं-12वीं के बच्चे नहीं पढ़ते, तो आसपास के इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं उनके प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, और इनको मार्गदर्शन करते हैं हमारे 10वीं-12वीं के बच्चे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरी पहली बैच में जो 6ठी में 3 बच्चे थे मेरे पास आए थे, आज मुझे बताने में सबसे ज़्यादा खुशी है कि 12वीं तक इस बच्चे ने शायद IIT का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन उस बच्चे ने कल मैं इंदौर IIT से ही वापस आ रही हूँ, कल उस बच्चे ने इंदौर IIT में एक प्रेजेंटेशन दिया और उसको सुनने वाले बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट और IITians थे। उसका नाम है शंकर केवट। दूसरा भी एक बच्चा था संजय सुरागे। दोनों बहुत हार्डशिप से लेके आगे बढ़े हैं। तो ये सब जो मैंने देखा है, किया है, और एक छोटा सा प्रयास हमने पिछले साल से जो शुरू किया है, वो प्रयास ऐसा है कि मैं सारे बच्चों को मेरे पास नहीं रख सकती हूँ, लेकिन हर कोई बच्चा ये वोकेशनल स्किल्स सीखना चाहता है। प्लम्बिंग सीखना चाहता है, बिजली फिटिंग सीखना चाहता है, कोई कारपेंट्री सीखना चाहता है, फैब्रिकेशन सीखना चाहता है। वो हर बच्चा तो मेरे पास नहीं आ सकता है, लेकिन मैं तो उनके पास जा सकती हूँ। जनरल इंश्योरेंस ने हमको एक बस दी थी CSR में। उस बस को हमने मोबाइल वोकेशनल ट्रेनिंग वैन में कन्वर्ट किया। उस मोबाइल वैन में 8 ट्रॉलीज है टेबल्स जैसी। अगर प्लम्बिंग सिखाना है तो प्लम्बिंग का सामान बाहर आता है, कारपेंट्री सिखानी है तो कारपेंट्री का आता है। और ये दूर दराज के गाँवों में जाकर ये जो बस है
शाला त्यागी बच्चों को और जो कमज़ोर बच्चे हैं या गरीब बच्चे हैं उनको वोकेशनल स्किल्स सिखाती है, और ये भारत में सबसे पहला प्रयास है। तो मुझे यहाँ आप लोगों ने निमंत्रित किया, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और सच में बहुत ही अच्छा लगा कि एक सेवा करने वाली संस्था, आशाताई जैसे या वेणु सर जैसे लोग जो इस क्षेत्र में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, उनके साथ यहाँ कुछ मेरे अनुभव शेयर करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद भारती ताई। आपके रूप में एक सेवावर्ती का जीवन प्रवास जानकर हमें और भी प्रेरणा मिली। एक ही छोटी सी बात, हमारे पास आज की तारीख में 500 से भी अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं, मध्याह्न भोजन भी उनका हो रहा है, और ये सारा जो हम लोग उनके साथ कर रहे हैं ये उनके लिए पूर्णतः निःशुल्क है, और हम सरकार से 5 पैसे का भी अनुदान नहीं लेते। तो ये मुझे लगता है कि जब हम पॉझिटिव्ह काम करते हैं तो समाज अपने साथ खड़ा रहता है। नर्मदे। खरंय, वसुदैव कुटुंबकम या उक्तीप्रमाणे तुमचं वर्तन खऱ्या अर्थाने आम्हाला शिक्षित करून गेलं। पुनश्च एकदा धन्यवाद। जोरदार टाळ्यांनी आपण भारतीताईंना धन्यवाद देऊया। धन्यवाद। हेलो, well friends,